नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। दोस्तों, BHU वर्ल्ड BHU एंट्रेंस से संबंधित तैयारी कराने के लिए एक प्रतिबद्ध संस्था है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस और एंट्रेंस से संबंधित विशेष जानकारी हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो BHU BA और सोशल साइंस से संबंधित एक सीरीज मैंने लेकर के आया है, जिसमें मैं कई तरह के प्रश्नों को हल करता हूं, उसका व्याख्या बतलाता हूं, उस पे आपको कई सारे टिप्स देता हूं। तो उसी श्रृंखला की अगली कड़ी को आपके सामने पुनः रख रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, किस देश की लगती है? यानी ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यह इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जा रही है। भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर अन्य देश के साथ किसके साथ सबसे लंबी रूप में लगती है, उसके बारे में प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को पूछने का हमारा मूल उद्देश्य यही था कि कई सारे बच्चे अक्सर गलत करके चीन टिक करके चले आते हैं, जबकि इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो जो विकल्प इसमें दिए हुए हैं, उन सारे देश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वह कितनी किलोमीटर में लगती है, उसके बारे में आप लिखें। पहले चीन के बारे में लिखेंगे, पहले बांग्लादेश के बारे में लिखेंगे, फिर चीन के बारे में लिखेंगे, फिर पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे, फिर नेपाल के बारे में लिखेंगे, फिर भूटान के बारे में लिखेंगे, और यह भी लिखेंगे कि कुल कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है। तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले उन सारे देशों के बारे में लिखना है कि किसका सीमा भारत के साथ कितनी किलोमीटर लगती है। दूसरी, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा किसकी लगती है, और कुल कितने देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, प्रसिद्ध यात्री का क्या नाम है? एक यात्री थे, ट्रेवलर थे, जो कई देशों का यात्रा करते थे, उसके बारे में पूछ रहा है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की, कहाँ के निवासी थे? देखिए, प्रश्न इसको घुमा करके आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसका उत्तर पहले आप ये जान लीजिए, मोरक्को होगा। मोरक्को का था इब्न बतूता। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछ रहा है कि इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था, किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन प्रश्न आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय का भी पूछ सकता है, या फिर आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि वह यात्री का नाम बतलाइए जो मोरक्को से संबंधित था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। उसमें आपको इब्न बतूता ऑप्शन दे दे। तो एक प्रश्न को कई तरह से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बतलाया। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो भारत में जो यात्री आए, उसमें चीनी प्रमुख थे, दूसरा अरबी प्रमुख थे, और कई अन्य देश के भी थे, ईरानी थे। तो ये इसको भी प्रमुख मानिए। ये तीनों देश के जो यात्री भारत आए हैं, इन देश के यात्री का आप नाम लिखेंगे, और उसके शासन काल में कौन भारत के शासक थे उसके बारे में भी लिखेंगे। जैसे हेंगसांग, इत्सिंग किस कब भारत आया था और उस समय भारत का शासक कौन था। अरबी यात्री सुलेमान आया था, तो सुलेमान किसके समय में आया था और उस समय भारत का शासक कौन था। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, और शताब्दी भी आप लिख लेंगे कि 5वीं सदी में आया था, 6ठी सदी में आया था, 7वीं सदी में, जिस सदी में जो आया था उसके बारे में आप नोट कर लेंगे। दोस्तों, यह जो प्रश्न है, इससे एक प्रश्न हर एक साल पूछा गया है, चाहे वो चीनी यात्री के बारे में पूछे, चाहे वो अरबी यात्री के बारे में पूछे, चाहे वो ईरानी यात्री के बारे में पूछे, चाहे वो फिर इब्न बतूता के बारे में पूछे। तो इसको दोस्तों आप एक बार देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों
कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 480 मीटर है, क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई 480 मीटर, एक प्लेटफॉर्म को 240 सेकेंड में पार करती है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या है। दोस्तों ये प्रश्न को आप देखें तो आपको कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये क्या काम करते हैं कि लंबाई देख लिए उसको भागा दे दिए टोटल टाइम से। अब जब लेंथ को टाइम से भागा दे करके और जो है स्पीड वो निकाल लिए, लेंथ को यहाँ पर 480 मान करके। लेकिन क्या दोस्तों आप ऐसे फार्मूला को एक्सेप्ट करते हैं कि क्या ये वास्तविक फार्मूला है या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुल लंबाई आपको लिखना होगा और उस कुल लंबाई में आपको एक चीज और लिखना होगा जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई इस प्रश्न में दिया हुआ ही नहीं है। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई इस प्रश्न में दिया हुआ ही नहीं रहेगा तो आप कैसे ज्ञात कर लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? क्योंकि रेलगाड़ी की तो लंबाई दी हुई है लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई है। तो कुल लंबाई में 480 और प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लीजिए और टोटल समय कितना लिया उसको यहाँ पर लिख दीजिए 240 सेकेंड। तो दोस्तों कैसे हम निकाल सकते हैं दो चर को एक साथ में? तो यह डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रश्न अधूरा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। तो ऐसे प्रश्न को भी आपको देखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कभी कभी पूछ करके आपको फंसा लेते हैं। अब देखिए कई बच्चे ऐसे भी काम करेंगे, 480 है 240 से भाग देंगे, यहाँ 2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें ऑप्शन भी है 2 टिक मार करके चले आएंगे जो कि गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र जो है 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत उम्र कितनी है? तो 15 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि औसत वर्ष निकालने के लिए। देखिए दोस्तों औसत निकालने के लिए कुल लड़कों की लंबाई, कुल लड़कों की उम्र प्लस कुल लड़कियों की उम्र और बटे कुल लड़कों की संख्या प्लस कुल लड़कियों की संख्या, इस तरह से जो है निकाल करके हम करते हैं। लेकिन दोस्तों औसत दिया हुआ है और औसत एवरेज इक्वल टू A1 प्लस A2/2 नहीं होता है। यानी कि A1 जो है यहाँ पे लड़कों के उम्र का औसत मान लीजिए और A2 जो है लड़कियों की उम्र का औसत मान लीजिए। तो कुल औसत जो है ये फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। बच्चे क्या करते हैं 16 को 15 से जोड़ दिए और 2 से क्या कर दिए उसको भागा दे दिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों उसको ये प्राप्त होगा, लेकिन वो गलत है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुल उम्र निकालना चाहिए, लड़कों का अलग से लड़कियों का अलग से, और फिर दोनों को जोड़ देना चाहिए और फिर जितने भी लड़के हैं उसके उम्र को और संख्या जितनी भी लड़कियां हैं उनकी संख्या और लड़के की संख्या को जोड़ करके तब भागा देना चाहिए। तो इस तरह का जो फार्मूला होगा वो मान्य होगा। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि प्रश्न ही अधूरा है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ करके भी अक्सर फंसाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI के संगठक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कभी कभी बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा दीर्घायु है उसको तो देखा जाता है, अच्छी जीवन स्तर जो जीवन प्रत्याशा है उसको भी देखी जाती है और शैक्षणिक उपलब्धि को भी देखा जाता है। तो ये 3 चीज को देखा जाता है। तो किसे नहीं देखा जाता है? शिशु मृत्यु दर को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका। दोस्तों ये मैंने पढ़ाया था, आप इसके बारे में आप लेक्चर में भी देख सकते हैं। जो खास करके हमारे पेड मेंबरशिप के अंतर्गत बच्चे हैं उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको इसके बारे में HDI के बारे में बतलाया था। इससे एक प्रश्न और उभर करके आपके सामने आ सकता है कि जो रिपोर्ट हाल में घोषित किया गया है उस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की रैंकिंग क्या है? आप इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत का क्या रैंकिंग है HDI इंडेक्स में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु के पदों में बुद्धि लब्धि गुणांक का सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि लब्धि को हम EQ लिखते हैं। बुद्धि लब्धि और बुद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बुद्धि के द्वारा संवेग पर नियंत्रण और प्रबंधन जो है वो क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि लब्धि।
तो बुद्धिलब्धि को हम क्या लिखते हैं, EQ लिखते हैं, और संवेगात्मक बुद्धि को क्या लिखते हैं, EI लिखते हैं। क्या लिखते हैं, EI लिखते हैं। और जो वास्तविक आयु होती है उसको क्या लिखते हैं, CA लिखते हैं। और उसको हम किससे गुना कर देंगे, 100 से जब गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 पुरुषार्थ नहीं है। तो आपको पुरुषार्थ के लक्षण पूछा जा रहा है कि पुरुषार्थ के कुल कितने लक्षण होते हैं। तो दोस्तों पुरुषार्थ जो है उसकी संख्या 4 है। तो कौन कौन सी है, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष के जगह पे क्या दे दिया गया है, नियोग। तो आपसे निवेदन है कि नियोग का क्या अर्थ होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि नियोग पुरुषार्थ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पार्लियामेंट की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए ये तो प्रश्न आपका उचित है कि पार्लियामेंट की जो संयुक्त सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लेकिन जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प अधूरे हैं। अब पूछिएगा कि कैसे अधूरे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है, ये किस क्षेत्र के स्पीकर की बात कर रही है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्या ये लोकसभा का स्पीकर होगा, राज्यसभा का स्पीकर होगा, या विधानसभा का स्पीकर होगा। तो इस तरह से स्पीकर के बारे में इसको लिखना चाहिए। तो दोस्तों ये जो स्पीकर इंगित किया गया प्रश्न में, मुझे लगता है वो छूट गया या फिर कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन आप इसे लोकसभा का स्पीकर समझें। जब आप लोकसभा का स्पीकर समझ करके इसका हल करेंगे तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये जो बैठक बुलाई जाती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं। अगर किसी कारणवश लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हुए तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रतिभास जिसमें अस्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व पाया जाता है। देखिए दोस्तों बेरोजगारी को कम करने के लिए या अस्फीति को कम करने के लिए आप ये समझिए कि अस्फीति को कम करने के लिए, अगर अस्फीति ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए हमको रोजगार की संख्या ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी बेरोजगारी और अस्फीति यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लेकिन निष्पन्द अस्फीति जो होती है इसकी कंडीशन में क्या होता है कि अस्फीति के साथ साथ बेरोजगारी का भी अस्तित्व देखा जाता है। तो इसके बारे में भी आप जान गए। इसलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सुमेलन कौन सा गलत है। यहाँ पे आप सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, उचित सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, सही देख लिए यहाँ पे पहले पे टिक मार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सती निषेध जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोशिश किया गया। उसी के तरह दोस्तों बाल निषेध प्रथा जो है वो हरविलास शारदा के द्वारा जो है उनके प्रयास के द्वारा इसे समाप्त किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अब एक प्रश्न इसमें भूदान आंदोलन के बारे में है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो भूदान आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ना चला करके विनोबा भावे के द्वारा जो है चलाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है। यानी ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। लेकिन प्रश्न आपसे यह पूछे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली, जिसका नाम सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है पूरा ऋग्वेद में, वो कौन सी नदी है। तो इस नदी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि किस नदी के बारे में सबसे कम प्रयोग हुआ है। ये जो चारों विकल्प हैं इसमें कौन ऐसी नदियां हैं जिसका नाम सबसे कम प्रयोग हुआ है, तो इसके बारे में भी लिखेंगे। सरस्वती नदी के बारे में लिखेंगे कि ये कितनी बार इसकी नाम प्रयोग की गई है। तो ये 3 प्रश्न आपके इससे हुए।
तो दोस्तों ये रहा आज आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न जो मुझे लगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों बीएचयू, बीए और सोशल साइंस से संबंधित आपके पास और भी कई तरह के प्रश्न हैं, तो आप हमें फेसबुक पर हेलो संदीप के आर सर्च करके, हेलो संदीप के आर सर्च करके आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों अगर मुझे लगा कि आपके प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं या प्रभावशाली हैं तो हम अगले क्लास में आपके प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।